Started, Ji. Recording has started, gentlemen. So let me talk about this layer again. Today, my topic, as you know, that we have the application. If you look at the TCP/IP model, it has the application layer, it has the transport layer, it has the network layer, data link layer, and physical layer. We have already talked about the physical layer in chapter number 4 or module number 4, where we talked about the three functionalities which are related to the physical layer, and they are the hardware. In the hardware, mostly the connectors and the cable, that is one part, and some part of the hardware is on the board, on the NIC card. So this is the physical layer. Moreover, this card converts your one and zeros in the binary into the, it encode it, which means it convert into the signals, and the phenomenon is called signaling. However, ladies and gentlemen, may I clarify it that we have two type of networks. One is the telecom network, like your PTCL, for example, which is a telecommunication company, and we have the internet. So these are two different things. In the telecommunication, the signaling, like for example, if I dial a number and that number is of, for example, Ismail, मैं इस्माइल का नंबर डायल करता हूं, क्या होगा, इस्माइल का नंबर को जब मेरी कॉल जो है वो रिसीव होगी तो उसको एक रिंग आना शुरू हो जाएगी, और उस रिंग से पहले एक नेटवर्क जो है, कंप्लीट नेटवर्क जो है, इस सिग्नल को इस्तेमाल करते हुए इस्माइल क्या करेगा, एक टू वे चैनल क्रिएट करेगा, एक आउटगोइंग और एक इनकमिंग, एक ट्रांसमिट एक रिसीव, और दरमियान में सारे जितने भी चैनल, जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं, उन पे स्विचेस और मेरे लिए डेडिकेट कर दिए जाएंगे। तो ये सारी डेडिकेशन, ये सारे रिसोर्स की रिजर्वेशन किसके थ्रू होती है, सिग्नलिंग के थ्रू होती है। और जब हम मेरे बात हो रही थी तो उसको देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, और जब मैं अपनी कॉल ड्रॉप कर देता हूं तो उसी वक्त वो मेरे तमाम रिसोर्सेज को खाली करवा देता है, फारग करवा देता है, ताकि कोई और उसको इस्तेमाल कर सके। तो दिस इज ए नेटवर्क which is signaling network, which is the control network. And for example, when everything is finished, the signaling network आपके बिलिंग को भी वो करती है, पॉइंट आउट करती है, पिंग करती है कि जी आप इस बंदे ने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक इस नंबर के साथ बात की है, आप उसको बिल कर लें। इसके मुकाबले में जेंटलमैन, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डन जी। सो जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे थे कि हाँ, तो सिग्नलिंग का ये डेफिनेशन आपको बताई, जबकि सिग्नलिंग की डेफिनेशन इन दी कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन द इंटरनेट ये है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कंट्रोल इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ दी डेटा होती है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। तो यहाँ पे सिग्नलिंग से मुराद ये होती है कि यू कन्वर्ट योर वन एंड जीरो इन द बाइनरी डेटा into the, by using the encoding techniques, you convert it into voltage levels, electromagnetic signal, and that is called signaling. Okay, so इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। तो जेंटलमैन, हमने कहा कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर we divide it into two. The upper layer is called the LLC, logical link control, and the lower one is called MAC layer, MAC sub layer. The upper layer, which is a small software layer, whose job is which is sandwiched between the network layer and the hardware. So it means it provides the connectivity to the hardware. And the good point is, gentlemen, that makes the upper layers, including the network layer, independent of the medium. जैसे मिसाल के तौर पे कभी आपने एप्लीकेशन अगर लिखी, जो कि लिखनी चाहिए, कम से कम आप एक चैटिंग सॉफ्टवेयर तो लिखना चाहिए जो कि दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ उस पर बात कर सकें, चाहे वो ऑडियो चैट हो, चाहे वो वीडियो चैट हो, चाहे वो टेक्स्ट चैट हो। कम से कम एज इंजीनियर आपको इतना काम आना जरूरी है मेरे ख्याल से। तो अब क्या आपने कभी एप्लीकेशन में लिखते हुए ये इसका ख्याल किया है कि ये एयर पे जाएगा, ये ब्लूटूथ के जरिए जाएगा, ये मोबाइल डेटा के जरिए जाएगा, ये इथरनेट के जरिए जाएगा, ये वाईफाई में भी फॉर एग्जांपल 802.11a पे जाएगा, बी पे जाएगा, एन पे जाएगा, एसी पे जाएगा? नहीं किया। इसका मतलब है कि ये एलएलसी लेयर की खूबसूरती है कि ये अपर लेयर्स को इंडिपेंडेंट कर देती है लोअर मीडियम से। फिर क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने मीडियम उसके साथ, हार्डवेयर के साथ उनकी इतनी मोहब्बत या वो नहीं रहा, तल्लक नहीं रहा,
तो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जेंटलमैन क्या होता है, आप अगर आपने अपने कंप्यूटर को पार्ट बनाना है नेटवर्क का, तो आपने ये कार्ड, इथरनेट कार्ड, अगर इथरनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, और याद रखें कि एक ही डिवाइस के अंदर मल्टीपल कार्ड भी हो सकते हैं। वो जैसे मिसाल के तौर पे मेरे डिवाइस है, इसके अंदर इथरनेट कार्ड भी मौजूद है, इसके अंदर ब्लूटूथ का कार्ड भी मौजूद है, इसके अंदर वाईफाई का कार्ड भी मौजूद है। मेरी दिल चाहे कल मैं मोबाइल डेटा का कार्ड भी लगा लूं, तो विच मीन्स मल्टीपल इंटरफेस कार्ड्स मे बी देयर इन ए सिंगल डिवाइस। तो आप ये देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हमने एक एनआईसी कार्ड जो कि आपको नजर आ रहा है इथरनेट टेक्नोलॉजी से है, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द डेटा लिंक लेयर, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मैक लेयर। The other example can be, gentlemen, is of the here. Although the card looks somewhat similar in shape, but you can see here from here the difference, that it does not have any port, IO port for the RJ45. So what it has? An antenna is connected here. And then this antenna will be talking, this NIC card, this antenna will be transmitting or receiving whatever is being sent by whom? What you seeing on the screen, ladies and gentlemen? Wireless router. Wireless router. And let me tell you, mostly these wireless routers have the three functionalities. What are the three functionalities? Are number one, they act as a router. They can provide you the IP addresses. They can route your message to the internet. So that is one of the functionality. The other functionality is it provides you an access point. That is the reason you can see here, ladies and gentlemen, that it has what? It has the antennas. As you can see as well here, that it has the antenna. In the real, I can show you that this has a antenna. And here I can show you that it is one antenna. And here it has how many antennas? Three antennas. So it depends. So it has antennas through which it communicate with the card. And in this card, we have an antenna here. So this antenna communicate with this antenna. So it means that become a functionality of an access point. What we call it? Access point. And the third functionality, ladies and gentlemen, is the extender. Extender. You can see here, probably ulta nazar aayega, lekin the three functionality: router mode, it can act as a router, it can act as a access point, and it can act as an extender. Anyone can tell me the दो चीजें तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी. Number one, access point, which means it provides you the wireless connectivity. The other one is the router, because it can play with the IP addresses. And number three, as I said, with the extender. Extender का ये functionality होता है कि कौन बताएगा? फखर बताएगा, जीशान बताएगा, कौन बताएगा? कि बिलाल बताएगा. As a repeater. क्या चीज आपकी आवाज नहीं आई क्लियर? As a repeater. As a repeater, yes, you can say as the repeater, but basically it means that it extends the area, covered area, Range of the signals, yes. range of the signal, the footprint of the access point. मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये दो रूटर्स हैं, इसके ऊपर मैंने 30 आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, लेकिन इसकी रेंज फॉर एग्जांपल मेरे घर के या मेरी क्लासरूम के बाहर या वहां तक पहुंचती है. आई वांट टू एक्सटेंड इट, तो वहां पे मैं दूसरा रूटर लगा दूं और इसी के आईपी एड्रेस ही आगे एक्सटेंड कर देगा. मेक सेंस? यस सर. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने कितनी टेक्नोलॉजीज देखी? दो टेक्नोलॉजी देखी. थर्ड आपको पता है कि यू कैन यूज इट एज एन ब्लूटूथ. And then, for example, you can see here, gentlemen, because the screen is shared. So the third one, I can Bluetooth device. Here is the Bluetooth. So, like for example, I am connected presently. I have a mouse
and that is through a Bluetooth is connected to the my laptop. So all the three services are there. Now, gentlemen, for an ordinary person, for a layman, the clicking on this mouse, for example, is just a few clicks. But for a person like you, it is a networking. It is a body area network. Sorry, it is a person area network, PAN. So these clicks follows it has an interface, a Bluetooth interface. So which means the network is there. You got my point? And all these stuff which I am explaining is embedded, implemented on both ends. Which means on my computer as well as on the mouse. Does it make sense or not? Yes, sir. Okay, nice. Now, if it is clear, then ladies and gentlemen, my topic is the Ethernet switching. That how Ethernet works. Ethernet switch works. Have you seen the Ethernet switch? I have just shown you a very simple example of the Ethernet switch just a moment before, which is on my screen. Here is the ports of an Ethernet switch. So how this Ethernet switch works, that is the topic of today. What I explained just last 10 to 15 minutes, it was just a rehearsal of what we covered in the last week, probably. Okay? So ladies and gentlemen, my today's topic is about the Ethernet, which means one of the technology, data link layer technology, one of the MAC layer technology, Ethernet. And do remember, स्टूडेंट मुझे नॉर्मली ये कहते हैं कि सर ये इथरनेट तो आप नो मोर देयर, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? हमारे तो घर में भी वाईफाई है, हमारी तो यूनिवर्सिटी में भी वाईफाई है, हमारे तो ऑफिस में भी वाईफाई है, इथरनेट क्यों पढ़ाते हैं? ऐसे क्यों टाइम जाया करते हैं? तो एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है। क्या मेरी इस बात से फख्र, क्या आप लोगों का भी यही क्वेश्चन बनता है या नहीं? इसको पढ़ाना इज राइट टास्क। सर एंटरप्राइज नेटवर्क में सर ये यूज होते हैं सर, बिग ऑर्गेनाइजेशन। चलें, इसका भी मैं जवाब देता हूं कि एंटरप्राइज। अगर सवाल की बात करो तो सवाल बनता है सर, सवाल तो बनता है जी, बिल्कुल। बस मुझे भी यही चीज चाहिए थी कि मुझे कोई कहे सवाल तो बनता है, ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सब एक्सेप्ट मेरे ख्याल से अगर हमारे साथ, मुझे नहीं पता कि ही इज देयर और नॉट, बिलाल इज देयर। तो बिलाल को भी पता है कि, और बाकी सब ने भी देखा हुआ है कि ये एक्सेस पॉइंट जहां भी लगा हुआ है, इसमें एक पोर्ट आपको नजर आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन। इन 5 में एक आपको पोर्ट नजर आ रही है विद इन ग्रे कलर, and the remaining 4 are the Ethernet switch. The 5th one is the internet. और इसके अंदर कौन सी केबल इंसर्ट होती है? Ethernet. एंड बिहाइंड, इसके पीछे सिर्फ आपको जो चीज नजर आ रही है कि मैं वायरलेस हूं, बस वो वायरलेस है। इसके पीछे सारा कुछ क्या है? ईथरनेट है। अगर आपने अपने लैब्स को भी जाके देखें जहां पे ये एक्सेस पॉइंट लगे हुए हैं, जेंटलमैन, ये इसके बैकएंड के से हम एक केबल लेकर जा रहे होते हैं और उसके पीछे ईथरनेट स्विचेस लगे होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कहना मानुल्लाह कि ईथरनेट की जरूरत नहीं है, बैकएंड पे सारा वायर्ड है। इसी तरह आपको लगता है कि ये मेरी मोबाइल डिवाइस है, ये मेरी इसकी वायरलेस है। जेंटलमैन, ये सिर्फ वायरलेस है इस टावर तक। उस टावर के अगर आपने कभी गौर से इंजीनियर बन के उसको देखा हो, टावर को बड़ी केबल्स उससे नीचे उतर रही होती हैं और फिर थ्रू ऑप्टिकल फाइबर थ्रू दी अंडरग्राउंड केबल इट रीचेस टू द BSC एंड देन टू द MSC एंड देन टू द PSTN। तो बैकएंड पे सारा क्या है? वायर्स हैं। चाहे वो ईथरनेट हो, हमारे जैसे अभी आपने कहा, चाहे वो आपका घर है, तो अब आई एम ओनली वायरलेस अप टू माय DSL रूटर। DSL रूटर के पीछे क्या है? TP, ट्विस्टेड पेयर।
या ऑप्टिकल फाइबर। तो इसलिए क्वेश्चन जो होता है वो नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता कि हमें समझ आ गई कि और इसी तरह आप देख रहे हैं कि ईथरनेट तो दिन पे दिन अपनी स्पीड क्यों बढ़ा, अगर उसका फर्दर फ्यूचर नहीं है तो अपनी स्पीड क्यों बढ़ा रहा है। अब तो वो कॉर्पोरेट ईथरनेट की तरफ जा रहा है, या जा चुका है, जहां पे आपका मैन भी जो है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी जो होगा, दैट विल बी ऑन ईथरनेट, एंड दी योर ऑप्टिकल फाइबर विल बी कैरिंग द ईथरनेट फ्रेम्स। Does it satisfies or need further explanation? ये सर क्लियर हो गया, मतलब कि ये जो है ना ये लिमिटेड रेंज तक है, और जो वायर्ड यानी कि ये इंटरनेट है ये जितनी रेंज तक ले जाओ उतनी स्ट्रांग होती है, मतलब कम नहीं पड़ती। नहीं, तो जितना आप क्लियर पीछे है। जाएंगे, अपने राउटर्स तक जाएंगे, अपने स्विचेस तक जाएंगे। अब बाज केस में स्विचेस की भी 3 लेयर्स होती हैं, कहते हैं ये एक्सेस स्विचेस हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस हैं, ये कोर स्विचेस हैं। ऑल दीज आर कनेक्टेड थ्रू द ईथरनेट स्विचेस, ईथरनेट वायर्स, ईथरनेट टेक्नोलॉजी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ईथरनेट सीखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्सोलीट है। क्या ख्याल है बिल्कुल सर, अमानुल्लाह, ये ठीक हो पीटीएल गया? में जी, क्लियर हो दिलावेज, गया। ये जो है ना पीटीएल में तकरीबन ये यूज होते हैं, हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, ये जो राउटर होते हैं हमारे ये तो कोई एक रेंज पे होता है, लेकिन इसका जो बेस है ना वो इथरनेट से होती है, केबल्स वगैरह लगते हैं तकरीबन, स्विचेज है जो भी है। ठीक है जी, तो बात हमारी समझ में आ गई। अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जेंटलमैन, हमारा पहला टॉपिक ये है कि हम लाजमी तौर पे, इसका मतलब ईथरनेट एक प्रोटोकॉल है, और आपको पता है कि अगर ये प्रोटोकॉल है तो इसकी फंक्शन भी होगी, इसका सेंटेक्स भी होगा, इसका सेमेंटिक भी होगा। और ये सेंटेक्स सेमेंटिक कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है? हेडर में होता है। और आपको पता है कि हर लेयर के ऊपर हमारा जो डेटा होता है, पीडीयू होता है, उसका एक खास नाम होता है। जैसे अगर एप्लीकेशन लेयर पे है तो मैसेज है, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे है और टीसीपी इस्तेमाल कर रहा है तो उसका नाम होता है सेगमेंट, और अगर यूडीपी इस्तेमाल कर रहा हो तो उसका नाम होता है यूडीपी डेटाग्राम। अगर नेटवर्क लेयर पे है तो वी नॉर्मली कॉल इट आईपी पैकेट या आईपी डेटाग्राम। अगर डेटा लिंक लेयर पे हो तो ऑलवेज वी कॉल इट ए फ्रेम। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेम, ईथरनेट फ्रेम, तो समझ लो कि डेटा लिंक लेयर की बात कर रहा है, ये मैक लेयर की बात कर रहा है, इस पे कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। फिर हम बात करेंगे ईथरनेट मैक एड्रेसेस की। और आपको पता है कि जब हम ईथरनेट फ्रेम देखेंगे तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। वो क्या है? सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। क्योंकि लैन पे जब ट्रैफिक जाती है तो ये स्विच जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये स्विच एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे अगर कोई ट्रैफिक भेजता है तो किस बेस पे भेजता है? लुकिंग एट द मैक एड्रेसेस। तो दैट इज द रीजन जेंटलमैन, मैं आपको कहता रहता हूं कि 3 किस्म के एड्रेसेस इस्तेमाल होते हैं। वन इज द मैक एड्रेस विच इज द टॉपिक ऑफ टुडे। द सेकंड वन इज द आईपी एड्रेस, which you may call as the software address or the logical address. Now, this software address is the logical address is used to carry the traffic on the wide area network. And then there is the port number, which is again an address, which represent a specific process of an application. लेकिन इस वक्त ये जो ऊपर के 2 एड्रेसेस मैंने कहा, इसकी कोई हमें अभी हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं मैक एड्रेस को कि ये क्या काम करता है। और ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितना लेंथ का होता है, इसमें को पहले 24 बिट का क्या मतलब होता है, आखिरी 24 बिट का क्या मतलब होता है। ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम दोबारा भी पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। और आखिर में हम पढ़ेंगे कि जेंटलमैन, इस स्विचेस में जो फॉरवर्डिंग होती है उसके 2 तरीके हो सकते हैं। मोस्टली जो स्विच मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, ये जिस टेक्नोलॉजी पे, जिस मेथड पे, जिस एल्गोरिथम पे काम करता है उसे कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड। और क्यों स्टोर एंड फॉरवर्ड पे काम करता है बिल्कुल अभी एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड भी है जिसको कहते हैं कट थ्रू, वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो आपको मेरे सबसे पहला काम, जब भी मैं कोई भी टॉपिक शुरू करता हूं तो उसका ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बनता हो तो आप अपने ज़हन में उनको रख लें और आपको क्लियर हो कि हमने क्या पढ़ना है। So, ladies and gentlemen,
Here we start with the first topic, and that topic is about the Ethernet frame. Ethernet frame. So, as I explained to you earlier, that your data link layer is divided into two layers. One is the upper one is the LLC, and that is been everything is standardized. That is a very good point about the very good point about the internet. Otherwise, हम टेलीकॉम में जो मसले में हैं, हम उस मसले में यहाँ भी रहते। टेलीकॉम में हमें ये मसला होता है कि अगर हम स्विच, अगर मिसाल के तौर पे एक डिवाइस ले लें सीमेंस से, हम उसके साथ एरिक्सन की पार्ट नहीं ऐड कर सकते, हम उसके साथ एनईसी के पार्ट नहीं ऐड कर सकते, हम उसके साथ हवावे के पार्ट नहीं ऐड कर सकते, हम उसके साथ किसी भी दूसरी कंपनी के एरिक्सन के पार्ट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अभी आपने देखा कि मिसाल के तौर पे आई शोड यू दिस कार्ड इज ऑफ अ कंपनी, yeah, you can see here the company is Planet. The company is Planet. तो ये जो कार्ड है ये प्लैनेट कंपनी का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा स्विच भी जो है वो भी प्लैनेट का हो, क्योंकि स्टैंडर्डाइज है सारी चीजें, एवरीवन फॉलो द सेम रूल्स। तो दैट द रीजन जीशान फखर हम क्या करते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा एलएलसी लेयर है वो 802.2 उसको एक्सप्लेन करता है। अभी भी अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएं और यहां लिख दें AIEEE 802.2, और इसको अगर आप वाकई देखना चाहते हैं इनकी क्या होती है, स्टैंडर्ड की RFCs होती हैं। क्या होती हैं? RFC। अभी हम देखते हैं कि 802 को कौन सी RFC वो करती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको RFC 1132 करती है। एट 802.2 को अभी देखते हैं। Here you can see a standard for the transmission of 802.2 packet over an IPX network. So IPX, XPX is the novel networks. तो ये हमारे काम का नहीं है. This is for the IPX network, not for the IP network. It is using IPX. So we are not interested here. Let me see from here. If I say RFC, control F, RFC, so it is given by RFC 1042. कहता है the internet standard RFC is usually used to encapsulate IP4 traffic in the LSC frame. Very good, जी, very good. So this is RFC 1042. So I write here RFC 1042. तो अगर कल आपको इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पड़े और आपको LLC लेयर पे काम करना हो, तो you have to become master of RFC. You must have to understand RFC 1042. And it is available in different format, like text format, like PDF format. So it is up to you, whatever you want, and you can download it and you can read it. Ji, gentlemen, any question? एक्सक्यूज मी सर। जी gentlemen, बोले सर ये RFC स्टैंड क्या करते हैं सर? रेडियो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। RFC इज रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, और इस RFC ने किस RFC को ऑब्सोलीट किया, यानी इससे पहले इस लेयर को RFC 948 एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन 1988 से ये RFC आई हुई है, standard for the transmission of IP datagram over IEEE 802.2 network. Make sense? ठीक है सर। Nice. ये है क्या RFC? RFC ये चीज होती है कि जब कोई भी स्टैंडर्ड बन जाता है उसको एक डॉक्यूमेंट के जरिए पूरी दुनिया के साथ शेयर कर दिया जाता है। जब ये RFC बन जाती है तो आप इसको अपने रिसर्च में रेफर भी कर सकते हैं कि जी मैंने ये बात फलानी RFC से सीखी है,
या पढ़ के मुझे वहां से ये बात पता चली, एंड एवरीवन विल एक्सेप्ट इट। मेक सेंस? Yes, sir. ओके, नाइस। तो बात हम कर रहे थे कि इसको कौन सा स्टैंडर्ड वो कर रहा है, 802.2 का। अगर आप 802.3 में देखें तो लेडीज एंड जेंटलमैन सिर्फ 802.3 नहीं है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक 802.3 पे है। हमारा आज का टॉपिक 802.3 पे है। क्यों अमानुल्लाह हमारा 802.3 पे है? क्योंकि 802.3 ईथरनेट को एक्सप्लेन करता है। किसको एक्सप्लेन करता है? 802.3 एक्सप्लेन्स ईथरनेट। ठीक है। अब अगर आप यहां भी देखें जेंटलमैन, तो यू कैन सी इट हैज डिफरेंट फर्दर, like for example 802.3a, which was giving you 10 megabit per second, 802.3b .u, which is 100 base tx means twisted pair पे, which means this is the one which has been used very, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। then आजकल जो हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, this is 802.3z, which is going to 1 gigabit per second. So gentlemen, you can see that all of them, which is on my screen, and you can see it, these are the standards of 802.3. Some of them are on the coaxial, some of them are on the fiber optic, some are on the UTP, STP, but mostly when it is written T, it means it is the twisted pair. And when mostly it is F, it means it is on the optical fiber. Make sense? Okay, so let's continue. If it's clear, it's nice. तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहला काम कि सिर्फ 802.3 कहने का मतलब क्या है कि इट मे बी, जो कुछ भी मैंने एक्सप्लेन किया, इट मे बी बी, इट मे बी यू, इट मे बी जी, और इट मे बी मल्टीपल। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके स्विचेस पे बाजू का लिखा होता है ये फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हैं, इसका मतलब ये 802.3 यू को के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हुई है, और लिखा होता है ये 802.z है, इसका मतलब ये 1 गीगाबिट पर सेकंड पे काम करती है। इसी तरह अगर आप देखें वाईफाई में तो इट इज रिप्रेजेंट बाय 802.11। इसमें भी अगर आप देखें तो आपको इस राउटर के ऊपर नजर आना चाहिए कि ये सपोर्ट करता है एन, वायरलेस एन। एन का मतलब ये जेंटलमैन कि ये 802.11 एन के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, which gives you a speed of around 450 megabit per second, which is good, not bad, up to 450 megabit per second। बात समझ आ गई? तो टॉपिक इस वक्त आज का मेरा ये है कि मैं और टेक्नोलॉजीज को आप भूल जाऊं, सिर्फ और सिर्फ 802.3 के ऊपर कंसंट्रेट करूं, और बाकी बाद में हम बात करते रहेंगे। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि इस लेयर पे सिर्फ 802.3 नहीं है, 802.3 में भी बहुत सी चीजें हैं। इट कैन बी 802.5 विच इज टोकन रिंग, इट मे बी 802.11, इट मे बी 802.15, हर एक में डिफरेंट फ्लेवर्स हैं फिर। So let's start with the header. So as I explained, I should make it a bigger one and can show you this figure. Okay, you can see that this 802.3 can be Ethernet, can be WLAN, can be WPAN, and so on, like Bluetooth. PAN is your Bluetooth. Make sense? And this is your LLC layer, which is explained by 802.2, given by RFC 1042 probably, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया। तो जब भी आप किसी उसमें फंस जाए, आप RFC को पढ़ लें। सिंपल इज दिस। ओके, सो जेंटलमैन, हमारी जो इस आज की क्लास है, या आज का हम जिस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट these two sub layers, LLC and MAC sub layer. And mostly we'll be talking about the MAC,
बिकॉज इनका हमारा जो टॉपिक है वो दैट इज अबाउट द इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन एंड री इनकैप्सुलेशन। तो जब हम इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब एडिंग द हेडर एंड ट्रेलर। तो हेडर में कौन कौन सी फील्ड्स हैं और उनका क्या मीनिंग है, दैट इज द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। और ओवरऑल हेडर का क्या फंक्शनैलिटी है, मैंने बता दिया कि ओवरऑल हेडर की फंक्शनैलिटी ये है कि लैन में आपको कम्युनिकेट करवाए और आपका अगर डेटा में कोई एरर आ जाए तो उसको डिटेक्ट कर दे by using for example some of the algorithm like checksum, but mostly or mostly it is a CRC32. CRC32. Does it make sense? Yes, sir. Nice. Okay, so ladies and gentlemen, you can see here that what he's saying, that in the encapsulation process, three things. One is the Ethernet frame, as I said, and this Ethernet frame contains two important things. One is the source and first the destination, and then the source MAC address, and then the trailer. It has the error detection algorithm, which we call at the frame check sequence, FCS, which is used for detecting the errors in the frame. Errors in the frame. मैं आपसे एक जस्ट फॉर दी बीइंग, क्योंकि आप सब के सब माशाल्लाह इंजीनियर्स हैं और इंजीनियरों को पता है कि वो कोई भी काम बगैर रीजन के नहीं करते। मैंने पहले अब लफ्ज इस्तेमाल किया इस्माइल कि आपका मैक, आपका जो डेस्टिनेशन का मैक है वो पहले लगता है और सोर्स का मैक जो है वो बाद में लगता है। क्यों? उल्टा क्यों नहीं हो सकता? सर सोर्स और डेस्टिनेशन, जी बिल्कुल, मैंने कहा और रिपीट करता हूं कि आपका सोर्स और डेस्टिनेशन का जो मैक एड्रेस है, देखें पहले डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लगा है और फिर सोर्स का। यस सर। जबकि आईपी में देखें तो पहले सोर्स का आईपी होता है फिर डेस्टिनेशन का होता है। अल्दो उसको अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे 18 बाइट्स जो हैं, दे 18 बाइट जो हैं दे आर दी हेडर। 16 बाइट का हेडर और 14 बाइट्स का हेडर और 4 बाइट्स का ट्रेलर, टोटल बनता है 18 बाइट्स। जी चलें, दिलावेज बोल दे, अगर इस्माइल नहीं बता सक रहा दिलावेज बता दे क्यों, व्हाई डेस्टिनेशन फर्स्ट, व्हाई नॉट द सोर्स फर्स्ट। जैसा सही आपने पिछली क्लास में बता किया था, तो बाद में नेट पे देखा था वहां पे, तो ये था कि क्विक एक्सेस के लिए यूज होता है कि विदाउट वेस्टिंग। मुझे रीजन इस जगह नहीं पता सर, नहीं पता। Sorry, we were unable, probably the voice quality is not so good that it is understandable. लेकिन अगर किसी और को समझ आ गई हो दिलावेज की बात तो definitely it will be nice कि वो मुझे explain कर दे। ओके, तो मैं बता देता हूं चलें, क्योंकि जब भी ये डिवाइस जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जब भी इसके पास पैकेट आएगा तो ये किस चीज को कंपेयर करेगा, सोर्स के एड्रेस को या डेस्टिनेशन के एड्रेस को? डेस्टिनेशन के एड्रेस को। जो इसके पैकेट में एड्रेस आया है, जो फ्रेम में एड्रेस आया है, वो डेस्टिनेशन, उसके डेस्टिनेशन के एड्रेस को अपने एड्रेस के साथ मैच करेगा। तो इसलिए पहले कौन सा होना चाहिए? लॉजिकली समझ आती है कि डेस्टिनेशन का पहले होना चाहिए, ताकि पहले ही उस पर हमारा चला जाए तो हमारी प्रोसेसिंग जो है हमारी बेहतर हो जाएगी, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाएगी, कि जिसको कंपेयर करना है वो पहले ही मौजूद है। अदरवाइज हमें 6 बाइट जंप करके उस जगह पे जाना होता। तो सिंपल रीजन था। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, सर आईपी पैकेट वाला भी सब बता दे वो। जी जी दिलावेज। जी सर, मैं ये कह रही थी कि सेम कंपनी सर ये आईपी पे क्यों नहीं होता, वहां पे भी ये करनी। वहां पे बात करता हूँ, वहां पे पूरे 32 वो शुरू में वर्जन वगैरह बताना जरूरी होता है कि मिसाल, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे आपने
क्योंकि यहाँ पे एलएलसी ने ये जिम्मा ले लिया कि नीचे कौन सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वहां कोई नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर ही नहीं बताता कि नीचे IP4 है कि IP6 है, वहां वो ये नहीं बताता उसके इसका लेंथ फिक्स है, उसका लेंथ फिक्स नहीं है, तो लेंथ भी पहले बताना होता है। तो इस वजह से जब मैं अगली लेयर पे जाऊंगा तो आपके सामने रखूंगा, इससे पहले और इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी हैं कि क्या इसको मैं स्टैक के IP वर्जन 4 को दूं कि 6 को दूं, क्या इसका जो हेडर का लेंथ है वो 20 बाइट्स है या 24 बाइट्स है। तो ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट नीड टू बी क्लैरिफाइड एंड देन यू विल गो टू दी दिस एड्रेसिंग पार्ट। तो दैट द रीजन वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मेक सेंस? ओके नाइस। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि पहली चीज में क्या है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस, फिर सोर्स का एड्रेस, फिर टाइप या लेंथ लिखा हुआ है। तो या यहां पे टाइप होता है या लेंथ होता है। टाइप से मुराद ये कि ऊपर का कौन से प्रोटोकॉल को देना है, क्या IP वर्जन 4 को देना है, क्या IP वर्जन 6 को देना है, क्या ICMP को देना है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द टाइप फील्ड। और अगर टाइप ना हो तो फिर लेंथ की फील्ड होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके डेटा का जो लेंथ है वो 46 बाइट से लेकर 1500 बाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें भी दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक फॉलो करता है टाइप, दूसरा फॉलो करता है लेंथ, लेकिन कोई भी हो सकता है, लेकिन लेंथ उसका 2 बाइट्स ही होगा। फिर इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन इसका डेटा होता है जो कि नेटवर्क लेयर से ऊपर से आता है, जिसको हम पेलोड कहते हैं। तो ऊपर से पेलोड आता है और आखिर में आपके पास 32 बिट का क्या होता है, FCS। और FCS में क्या चीज इंप्लीमेंट हो रही होती है, CRC32, जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी किया था कि CRC32 क्या है। बड़ा ही आसान है, लेकिन लोगों को इसको मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? कि उनको कहा जाता है ये मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक पे काम करता है, इसमें पॉलिनोमियल्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन बड़ा ही आसान चीज है। जब आपको although कि इस कोर्स में इसकी मैथमेटिकल चीजों को हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन आप लोग इंजीनियर हैं, हम इसकी पर बात कर सकते हैं कि किस बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एक्सक्लूसिव ऑरिंग होती है। तो हम तो सब लोगों को, सब इंजीनियर्स को पता है कि और गेट क्या करता है, एंड गेट क्या करता है, नैंड क्या करता है, नॉर क्या करता है, और क्या करता है, एक्सक्लूसिव और क्या करता है। तो इज ओनली एक्सक्लूसिव ऑरिंग। तो इस मिसाल के तौर पे मैंने आपके साथ पहले भी शायद शेयर किया था, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि अगर जेंटलमैन अगर आप यहां देखें हैश कैलकुलेटर को, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं यहां पे एक टेक्स्ट लिख दूं, दिस इज ए टेस्ट डॉक्यूमेंट, चलिए MENT, और मैं इसका CRC कैलकुलेट करता हूं। तो मैंने इसका कैलकुलेट करो, तो देखिए इसने हमें दे दिया 9237 EF1C। 9 में आई राइट हेयर ताकि मैं आपको बता सकूं, आप भी अपने पास नोट डाउन कर लें। 9237 EF, oh it's not working, where is my pencil? चले आप लोग लिख लें, मेरे पास पेंसिल नहीं है, आप लोग इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। अब हम इसमें सिर्फ एक डॉट ऐड करते हैं, एक डॉट सिर्फ ऐड करते हैं और फिर इसको कहते हैं कैलकुलेट। तो आपने देखा इट इज टोटली डिफरेंट। तो ये डिफरेंस हमें, हम कंपेयर क्या करते हैं, जो एल्गोरिथम हम प्ले करते हैं कि हमें जो डेटा मिलता है उसके साथ भी हमने ट्रेलर के अंदर ये CRC32 यानी FCS डाला होता है। और जब डेटा पहुंचता है तो हमारा जो रिसीवर है वो भी इसका CRC कैलकुलेट करता है और फिर इसके साथ कंपेयर करता है जो रिसीव्ड है। अगर रिसीव्ड और कैलकुलेटेड सेम है, इसका मतलब डेटा में कोई तब्दीली नहीं आई, इसका मतलब डेटा दुरुस्त है, अपर लेयर को दे दिया जाए। और अगर डिफरेंट आ जाए, इसका मतलब ये डेटा में कोई ना कोई तबाही है। कहाँ है, सॉरी हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको सिंपली ड्रॉप कर देते हैं। डज इट मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? Yes, sir. नाइस। लेकिन अगर किसी और को में कोई भी इशू है तो बोल्डली यू कैन से जी नो इश्यूज।
ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1500 बाइट हो मैक्सिमम और ये तो फिक्स है 18 बाइट्स, तो मैक्सिमम साइज ऑफ एन ईथरनेट स्विच, ईथरनेट फ्रेम is 1518 bytes along with the control information, along with the header and trailer. लेकिन डेटा कहां से कहां तक हो सकता है? फ्रॉम 646 बाइट्स अप टू 1500 बाइट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड है। ठीक, अगर इससे कम हो जाए, इससे कम हो जाए तो फिर अब उसको रंट फ्रेम कहते हैं, और उसको हम समझते हैं कि कोई कोलिजन का। जी इस्माइल, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर ये मतलब 1500 बाइट्स मतलब इतना सर ज्यादा डेटा सर ट्रैवल होता है? ये 1500 45 बाइट्स को इतना बड़ा डेटा तो नहीं है जेंटलमैन, आपका डेटा तो गीगास में होता है, टेरास में हो सकता है। आज तो टेरा तो नहीं कहना चाहिए, गीगास में होता है। तो अगर आपकी एक फाइल नेट करें कि 3 गीगा की है, तो उसके कई छोटे छोटे फ्रेम्स बनाए जाएंगे बिफोर सेंडिंग देम ऑन टू द नेटवर्क। ठीक है। ओके, ओके जी। सो यही कहता है कि द मिनिमम ईथरनेट फ्रेम साइज इज 64 बाइट्स एंड द मैक्सिमम इज 1518 बाइट्स। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन मैं बता रहा हूं, दिस इज फॉर दी फास्ट ईथरनेट। आजकल जो हमारे गीगाबिट ईथरनेट हैं, उसमें बड़े फ्रेम्स भी जा सकते हैं, जिनको हम जंबो फ्रेम्स कहते हैं। कौन से फ्रेम्स कहते हैं? जंबो फ्रेम्स। ओके, देन वी टॉक अबाउट द ईथरनेट एड्रेस। तो अभी मैंने आपसे बात की कि आपका ये जो मैक एड्रेस है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हेक्साडेसिमल में होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग भी करें मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट, अगर आप यहां पे लिखें CMD कमांड लाइन प्रॉम्प्ट और इसको कहें गेट मैक, गेट मैक, क्या कमांड आप लिखेंगे? GET गेट MAC मैक, इंटर करें। देखें जी, नजर आ रहा है, कहता है कि ये 4 या कितने नजर आ रहे हैं, 5 मैक एड्रेसेस इंटरफेसेस आपके कंप्यूटर में मौजूद हैं। उनमें से ये इंटरफेस EA 2A blah blah, this is in the, this is my wireless MAC address, this one is my Ethernet MAC address 45E1 AD blah blah। आप कहेंगे बाकी क्या है? ये मेरे वर्चुअल इंटरफेसेस हैं, क्योंकि ये इस एक मशीन के ऊपर, शायद मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इस मशीन को अगर आप देखें, और इसको एक और तरीका भी देखने का कि आप ipconfig/all कर लें। अब जैसे मैंने आपको अभी कहा कि मेरा EA 2A ये मेरा वायरलेस का NIC है, और यही चीज आपको यहां से नजर आ रही है, ये जो मैंने यहां लिखा है EA 2A ब्ला ब्ला। इसी तरह अगर आप मेरा मैक एड्रेस देखें तो देखें मेरे ईथरनेट कार्ड का, ईथरनेट एडाप्टर का कंपनी ने कहा है रियल टेक का, और देखें 54E1 अप टू 2E। क्या आपने भी अपना मैक एड्रेस चेक किया? नहीं किया तो जल्दी से करके मुझे चले, मुझे बताएं नहीं, लेकिन एटलीस्ट चले बताएं जी, बताएं, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपके कितने मैक एड्रेसेस हैं? How many MAC addresses you have in your computer? सर 2 है सर, एक सर, कार्ड तीन। लिस्ट करने उसका। सर एक है, एक है। इसका मतलब है कि क्या आपका इथरनेट भी नहीं है? आई डोंट थिंक सो। जीशान, सर 3 है, 3। ठीक है, दिलावेज के पास यस सर, 3 आ रहे हैं। तो 3 में मैं बता देता हूं, एक ब्लूटूथ का है, एक वाईफाई का है, एक इथरनेट का है। बात समझ आ रही? यस सर। ठीक है, तो 3 होने चाहिए कम से कम। आजकल के तमाम कंप्यूटर में ये तीनों फैसिलिटीज, तीनों टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। तो मेरे कंप्यूटर में इसलिए आपको ज्यादा नजर आए क्योंकि आपको 5 नजर आ रहे हैं, तो एक ब्लूटूथ का है, एक वाईफाई का है, एक इथरनेट का है, और बाकी उसके हैं वर्चुअल मशीन्स के। वर्चुअल मशीन का तो पता है ना? कोई है जिसको ना पता हो वर्चुअल मशीन का?
Have you talked about some time thought about the virtualization? यस सर, ये मतलब ये वो ओरेकल से होता है, मतलब उसमें विंडोज इंस्टॉल होती है, मुख्तलिफ डिफरेंट विंडोज एक ही मतलब कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो सकती है उसके अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे अब आपको नजर आ रहा है Oracle VM virtual box which is a hypervisor, और इसके अंदर कितनी मशीनें इंस्टॉल्ड हैं? 1 Ubuntu, 2 Kali, 3 Metasploitable, 4 CyberOps workstation, 5 Security Onion, 6 DevX। तो 6 मशीनें यहां पे हैं और एक मशीन कौन सी है? आपका प्यारा प्यारा विंडोज। तो यानी 7 मशीनें, आप एक मशीन के अंदर 7 मशीनें इंस्टॉल्ड हैं। अगर आप इस पे भी खुश ना हो कि जी 7 भी कम है, तो फिर मैं कहूंगा फिर भी इसको भी देख लें। VMware भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और VMware के अंदर भी तीन मशीनें इंस्टॉल्ड होनी मौजूद हैं। तभी देख लेते हैं कि सच कह रहे हैं नहीं। आपको यहाँ भी 3 नजर आ रही हैं, ईव अल्फा, ईव कॉम VM, Ubuntu 64 बिट्स। तो 3 यहाँ पे और 7 वहां पे, इसका मतलब 10 मशीनें इस कंप्यूटर के अंदर, एक फिजिकल कंप्यूटर के ऊपर मैं एक मेन जिसको हम कहते हैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज एंड द रिमेनिंग 9 आर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई भी क्वेश्चन करें प्यारा सा। सर मेरे बारे में तो सर तीनों टेक्नोलॉजीज है, लेकिन वो जो मैक है सर वो 2 शो हो रहे हैं। गेट मैक किए तो 2 आ रहे हैं। यस सर। आईपी कॉन्फ़िग करके देखें, IP config /all जैसे मैंने किया तो सारे बता देता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें तो देखें इसने ईथरनेट का भी बता दिया, इसने वर्चुअल बॉक्स का भी बता दिया, इसने ये वर्चुअल बॉक्स हो गया, ये वायरलेस लैन का हो गया, और ये VMnet VMware का, वाईफाई का। हाँ ये ब्लूटूथ का नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा कि ब्लूटूथ आपका वो हुआ है, डिसेबल्ड है। तो इसको ओपन करें, इसको ऑन कर लें और अब करें गेट मैक। तो पहले मेरे कितने आ रहे थे गेट मैक में? यस सर, अब आ गया सर थर्ड वाला भी। और अगर अब मैं करूं IP config /all तो एक और भी दिखाई दे देगा ब्लूटूथ का भी। ये जो ब्लूटूथ का भी आ गया, ब्लूटूथ विद ए मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस EA 2A 4A ब्ला ब्ला। और एक चीज नहीं, आर यू विद मी लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। तो चलें, आपके सारे सवालों के जवाब अगर मिल रहे हैं तो इट्स नाइस। आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, ए मैक एड्रेस इज ऑफ 48 बिट्स एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन ए हेक्साडेसिमल नोटेशन। ठीक है, हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो आपको पता है हेक्साडेसिमल में 0 to 9 A to F। यही बात आपने यहाँ पे देखी कि मेरे मैक एड्रेसेस जो हैं, मेरे मैक एड्रेसेस में यही बात लिखी हुई नजर आ रही थी, कभी वो 0 to 9 A to F में। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, and given that 8 bits, 1 byte is a common binary grouping. Binary to this can be represented by 0 to F. That you understand. I think इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। You know about the decimal and binary and hexadecimal। कम से कम आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं कि आपको इतनी बेसिक्स चीजें भी नहीं आती। आप थर्ड सेमेस्टर से माशाल्लाह DLD पे हाथ साफ करते हैं। ठीक है, देन वी मूव फर्दर।
तो मैंने पहले जैसे बताया लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके इस 48 बिट में पहले 24 बिट जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। जैसे कि अगर मेरा मैक को अगर आप देखें तो इसके जो पहले 24 बिट्स हैं ये कंपनी स्पेसिफिक हैं, जिसका ये कार्ड है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे जो 24 बिट्स हैं ये इस यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मेरी इसमें लगा हुआ है, जिसने वेंडर असाइंड। तो वेंडर के पास 24 बिट्स हैं, तो यू अंडरस्टैंड कि अगर फखर जमान अगर 3 बिट्स हो तो कितने ऑप्शंस होते हैं? 2 पावर 3, 2 पावर 3 विच मीन्स 8। अगर 4 हो तो 2 पावर 4 16। अगर 24 है तो 2 पावर 24, 0 से लेकर 2 पावर 24 तक। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, और इसी वजह से दैट एड्रेस बिकम्स यूनिक वर्ल्ड वाइड, यूनिक वर्ल्ड वाइड। Okay, so let's continue. Okay, so ladies and gentlemen, और लेकिन दिस इज अ फ्लैट एड्रेस। मिसाल के तौर पे अगर लाजमी तौर पे OUI तो यूनिक है, OUI तो यूनिक है, OUI तो यूनिक है। जब ये पार्ट उसमें ऐड होगा तो हो सकता है 0 हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो सकता है 0 1 2 जो है वो अमेरिका में हो, 3 4 5 जर्मनी में हो, 7 8 9 जो है वो स्पेन में हो, 9 10 11 जो है वो अफगानिस्तान में हो। इसका मतलब ये हुआ अमानुल्लाह कि ये इसके जरिए हम के नहीं पहुंच सकते। हम नहीं कह सकते कि ये इसलिए इसको सिर्फ इस एड्रेस को सिर्फ लैन में काम आता है। किस में काम आता है? लैन में काम आता है। आपका जो स्विच, अभी मैं बार बार आपको स्क्रीन के ऊपर स्विच दिखा रहा हूं, ये स्विच जो है मैक एड्रेसेस के बेस के ऊपर आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मूव करवाता है। देन इज दी कि फ्रेम की प्रोसेसिंग कैसे होती है, हमने पहले भी इसको देखा हुआ है, हम फिर भी इस पे बात कर रहे हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका जो स्विच है वो किस तरह प्रोसेस करता है फ्रेम को, कि जब उसके पास फ्रेम आ गया वो उसके उस फ्रेम के ऊपर जो मैक एड्रेस लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, वो ओ उठाता है, और आपका अपना मैक एड्रेस तो है ही है। देखें ना, अभी आपने गेट मैक किया है तो आपको पता चल गया कि ये मेरा मैक एड्रेस है, ये मेरे वाईफाई का मैक एड्रेस है, ये मेरे ब्लूटूथ का मैक एड्रेस है। तो द मशीन नोज इट मैक एड्रेस, सिंपल इज दिस, द मशीन नोज इट्स मैक एड्रेस। लुकमान, आजकल एमल क्यों नहीं है हमारे साथ मौजूद? एमल भी नहीं है, और जरा ठीक नहीं है। और आपका दूसरा दोस्त जो आपके साथ आता होता है, क्या नाम है उसका? साले सर, वो भी शायद पता नहीं बिजी हो गए, उसने कुछ बोला तो उसने कहा कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो, रिकॉर्डिंग का उसने बोला। ओके, चलें ठीक है, कोशिश किया करें कि रात के टाइम तो आप फारग होते हैं, क्लास ना मिस किया करें। ओके, तो क्या कहता है? व्हेन अ डिवाइस इज फॉरवर्डिंग अ मैसेज टू ईथरनेट नेटवर्क, द ईथरनेट हेडर इंक्लूड द सोर्स मैक एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। हमने ये बात समझी हुई है। When the NIC receives the frame, it examines the destination MAC address to see if it matches its own physical MAC address stored in its RAM. जब मैंने get MAC किया तो RAM से इसने उठा के आपके डिस्प्ले के ऊपर, कंसोल के ऊपर उसको डिस्प्ले कर दिया। If there is no match, इसका मतलब ये फ्रेम मेरे लिए नहीं है। यहां पे एक और बात भी बताता चलूं, और वो है प्रोमिस्कस मोड। याद रखें कि ये NIC कार्ड्स नॉन प्रोमिस्कस मोड पे काम करते हैं। नॉन प्रोमिस्कस का मतलब है कि ये फिल्टरिंग का फिनोमेना इंप्लीमेंट करते हैं। फिल्टरिंग से क्या मुराद है कि ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो मैक आया है
जो मेरे फ्रेम मेरे पास आया है उसके ऊपर जो मैक लिखा है, मिसाल तौर पे वो ए है, मैं अपना मैक देखता हूं, अगर वो भी ए है तो मैं कहता हूं हाँ ये मेरे लिए है, मैं उसको अपने पास रख लेता हूं, अपने अपने ऊपर लेयर के हवाले कर देता हूं। तो इसको कहते हैं नॉन प्रोमिस्कुअस मोड। लेकिन जब हम स्निफिंग के लिए इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, स्निफिंग तो समझते हैं ना, स्निफिंग का मतलब है सारे पैकेट उठा लो, तो फिर उसको कहते हैं प्रोमिस्कुअस मोड। क्या कहते हैं? प्रोमिस्कुअस मोड। तो याद रखें, यहां पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि अगर आप सिक्योरिटी में जब जाएंगे तो और वहां पे आप देखेंगे तो हम वहां पे वायर शॉक इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हम सिक्योरिटी ओनियन इस्तेमाल करते हैं, और उनकी इंटरफेस वो आपके इंटरफेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्निफिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यूं आप सारे पैकेट्स जो आ रहे होते हैं, सारे फ्रेम जो आ रहे होते हैं, चाहे वो आपके लिए है चाहे वो आपके लिए नहीं है, यू ग्रैब देम। बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Okay, nice. So any device that is the source or destination of the Ethernet frame will have an Ethernet NIC and therefore a MAC address। यानी हर, चाहे वो आपका कंप्यूटर है, चाहे वो आपका मोबाइल डिवाइस है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन है, टैबलेट है, कोई भी डिवाइस जेंटलमैन जिसने नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है, इट इज मस्ट फॉर द डिवाइस टू हैव NIC। अगर NIC है तो मस्ट टू हैव ए मैक एड्रेस। ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन करते हैं कि मैक एड्रेसेस भी दो तरह या तीन तरह के होते हैं। एक यूनिकास्ट मैक एड्रेसेस, एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेसेस, और एक ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेसेस। क्योंकि तीनों फैसिलिटीज हमें नेटवर्क में चाहिए होती हैं। मोस्टली वी टॉक अबाउट द यूनिकास्ट वन, वी टॉक अबाउट द यूनिकास्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनिकास्ट का मतलब है वन टू वन कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट का मतलब है वन टू वन कम्युनिकेशन। मल्टीकास्ट का मतलब है मोर देन वन बट नॉट ऑल, मोर देन वन बट नॉट ऑल। मिसाल के तौर पे आई एम इन ए क्लास एंड आई टॉक टू, फॉर एग्जाम्पल, let me take the example of the females. I am only talking to the female, or I am only talking to the male. It means I am not talking to the whole class, but more than one. So it will become an example of the multicast. जैसे एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे आजकल आपके यूएई में मैचेस चल रहे हैं, you find a YouTube link, you click it and become part of the multicast group and start watching the match. So everyone is not watching, only that people who have clicked the link become part of the multicast group and they use the multicast MAC address then. And broadcast is to all. Like for example, radio broadcast. हर कोई रेडियो सुन रहा है, ठीक है, it is open for all, it is broadcast. ठीक है? And that broadcast occurs in our networks, no problem, especially in the LAN. But because do remember, router never allow the broadcasts. फिर सवाल तो बनता है मामला के क्यों नहीं भाई वैन में, क्योंकि अगर वैन में ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया तो ब्रॉडकास्ट का मतलब यह है कि आप एक को दें, अगर उसके 10 हैं तो वो 10 को देंगे, हर एक के 10-10 हैं तो 100 को देंगे, एंड विद इन सेकंड्स, few seconds the whole network will become choked। यहां तो 20 बिलियन डिवाइसेस हैं, हर कोई एक पैकेट भी ब्रॉडकास्ट कर दे इतनी ट्रैफिक हो जाएगी कि नेटवर्क चोक हो जाएगा। So a unicast MAC address is a unique address that is used when a frame is sent from a single transmitting device to a single receiving device. So the process that the source host uses to determine the MAC address, destination MAC address, is through ARP. तो ARP को हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक ARP पे है कि ARP क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कि अगर कोई डिवाइस है मेरे लैन के ऊपर, मुझे उसका मैक नहीं पता,
तो मैं मैक को उसका मैक हासिल करने का जो तरीका है उसको आर्प कहते हैं। लुकमान बात समझ में आई? जीशान बात समझ में आई? यस आर्प क्या है? यस सर। गुड। फखर आपको भी समझ आ गई? तनोली यू सॉरी अमानुल्लाह, आपने हाथ रेस हैंड किया हुआ है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर, बस क्लियर हो गया। Okay, nice. Okay, nice. So the process that a source host uses to determine the MAC address, हाँ तो मैंने ये बताया कि उसको क्या कहते हैं, ARP. Do remember again, अगर IP version 4 है तो you will be using the ARP, और अगर IP version 6 है तो you will be using another protocol which is called ND, which is called neighbor discovery. Neighbor discovery हम दोनों को पढ़ेंगे। जब हम आईपी में जाएंगे तो हम नेबर डिस्कवरी भी पढ़ेंगे और उससे पहले हम आर्प भी पढ़ चुके होंगे, तो नॉट एन इश्यू, जस्ट डू रिमेंबर। ठीक है? देन इज द ब्रॉडकास्ट। सो इफ ऑल द 48 bit are made one, which means FFFF, such a address is called broadcast address. What did it call? Broadcast address. When you put, for example, in the destination the MAC address all Fs, it means everyone on the LAN will receive this frame because it is for all. You are compelling everyone to receive it. So this address is called broadcast address. As you can see here, destination is all F, source end, it is received by all the destinations. सर तो रिसीव तो फिर डिस्कार्ड होता है या एक्सेप्ट होता है? जब मतलब मैक एड्रेस तो उसका और डिवाइस का ये एफएफएफ तो नहीं होगा ना सर? बिल्कुल। तो अब इसका मतलब यह है कि जब आपने उसको एफएफ दे दिया तो फिर इसका वो समझ जाएगा कि ये सबके लिए है, फिर उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो फिर अपर लेयर को दे देगा। सर तो ये हम कहाँ पे यूज करेंगे सर? मतलब ये मेन हम कहाँ एग्जांपल पे इस्तेमाल, जैसे अभी आपने कहा कि आप आर्प करते हैं, वन ऑफ द एग्जांपल इज आप आर्प करते हैं। अब आपको तो नहीं पता कि अगर आपको पहले से मैक एड्रेस पता है फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है। क्यों लुकमान? फिर तो जरूरत ही नहीं है। तो क्या करूंगा मैं? एफ कर दूंगा, ऑल एफ्स, कि सब रिसीव करो। मैं पूछ रहा हूं कि जो लुकमान है वो हाथ ऊपर कर दे, हैंड रेज कर दे। इसका मतलब जो जिसका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल वो ABCD है, 1 2 3 4 है, वो अपना मैक एड्रेस मुझे भेजे। डेफिनेटली नीड टू बी सेंट टू ऑल। डज इट मेक सेंस लुकमान? यस सर। Nice. The last one, or the third one, is the multicast address. क्या है? Multicast. अभी बताया कि मल्टीकास्ट कहाँ पे इस्तेमाल, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इन द डायग्राम। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो इट विल बी इवन मोर विजिबल। You can see that this source sent a packet with the address of multicast. So it has been received by 3 destinations and rejected by 2 because they were not part of the group. So such a address is called multicast address. And gentlemen, do remember that this address always is 01005E. There is a destination MAC address of 01005E when the encapsulation data is an IPv4 multicast packet, and the destination MAC address of 3333 when it is an IPv6 multicast packet. Okay, multicast IPv4 में भी है, IPv6 में भी है। तो अगर IPv4 है तो आपका मैक एड्रेस होगा 01005E, और अगर ये IP वर्जन 6 का पैकेट है तो देन द मैक एड्रेस विल बिकम 3333। बात समझ में आई? यस सर।
Nice. So I stop here, and we will be continuing inshallah from here, and we'll be talking about the MAC address table and all this further explanation. But if you have any question, I will be happy to respond.